एसआईआर का इसलिए विरोध। देखिए एसआईआर का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे। But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-corruption. 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता, झिझक के बोलता। पहले मेरे पास बेईमानी का 100% प्रूफ नहीं था, इस बारे में झिझक के बोलता था। अच्छा, 5 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो तुम गालियां दे रहे हो, वीपैट को जो गालियां दे रहे हो, वो तुम झिझक के दे रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि झिझकना इसको कहते हैं। राहुल भैया को यह बता दूं कि पूरे देश में जो एक ही दिन में वोट पड़ जाता था वो आपकी दादी पढ़वाती थी। आज इस सवाल के जवाब देने में खुद ही उसने मान लिया कि पिछले 5 साल में भारत की जनता को गुमराह कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कंजेक्चर्स के, तुक्कों के आधार पर आरोपी बता रहा था। बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा जवाब। आगे चलिए। यानी 5 साल से जो डिमांड चल रही थी कि ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर वापस लाओ, आज ऑफिशियली एक एटम बम फूटा है। वो डिमांड अब फाइनली राहुल गांधी की खत्म हो गई है। 300 सीटें जीतने के बजाय पता नहीं क्यों कि मोदी जी के मन में क्या आया, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, तीसरी सरकार में मुझको 240 ही जिता दो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो वोट चोरी का आरोप और चोर के सर पर कमल का निशान, बहुत बड़ी घटना है साथियों भारत के लोकतंत्र की। और राहुल गांधी जी ने कुछ चीजें अपने एटम बम में क्लियर कर दी हैं। नंबर 1 बात कि ईवीएम से उनको कोई शिकायत नहीं है। जितने भी आरोप उन्होंने ईवीएम पे लगाए वो तुकबाजी में लगाए, तुक्के से लगाए। जो वो शिकायत लेके आए हैं ये वही शिकायत है जो बिहार में एसआईआर जिसको दूर कर रहा है, और जो एसआईआर ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 65 लाख वोट बिहार में गलत पकड़े गए हैं। तो जिस एटम बम की बात राहुल गांधी कर रहे थे वो भैया इलेक्शन कमीशन खुद जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाग चुका है, फोड़ चुका है। और जहां तक बात है फेक वोटरों के चलते इलेक्शन को बॉयकॉट करने की या एसआईआर की, एक छोटा सा कंपाइलेशन लाया हूं, पूरे 1.25 घंटे का क्वेश्चन आंसर, पूरा प्रोग्राम देख के भाई साहब तबीयत ना खुश हो जाए तो आप बताइएगा। और जो बात राहुल गांधी आज एटम बम दाग रहे हैं, जो आज से 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन खुद जाकर दाग चुका है, ये एटम बम के बारे में मेरे अब्बा हजूर ने शायद आज से 35-37 साल पहले मुझे बता दिया था, जब मेरा शायद पहली बार वोटर कार्ड बना था, कि बेटा फर्जी वोट बहुत पड़ते हैं। तो यह है कहानी एटम बम की। और सीधे चलते हैं और देखते हैं कि राहुल गांधी जी ने कौन सी बॉडी लैंग्वेज में फुसकी बम फेंका है। The fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? बिल्कुल यही बात, बिल्कुल देखिए यही बात इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने पहले बोली कि जो हुआ सो हुआ, पर हमें बड़ी गड़बड़ी लग रही है और हम हर राज्य में एसआईआर करेंगे। जो पहले होता आया था अब काफी वर्षों से नहीं हुआ है, और हम इस फेक वोटर्स की धांधली को पकड़ेंगे। और बिहार में 65 लाख पकड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, जिसमें 22,34,000 हैं वो लोग जो मर चुके थे और संभावना यह है कि उनके वोट पड़े हैं। 36,28,000 वो हैं जो बिहार से परमानेंटली बाहर जा चुके हैं या उस जगह पर नहीं रह रहे हैं जहां उनका पहला वोट था। और 7,01,000 वो लोग हैं जो मल्टीपल लोकेशन पर वोट डाल रहे हैं। अब इससे पहले जितने भी सर्वे हुए जो बीच में एसआईआर के बीच में होते रहते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ने ही कराए।
कायदे से तो इस 65 लाख के लिए इलेक्शन कमीशन से भी पूछा जा सकता है कि ऐसे वोटर कैसे हैं, पर इसी के लिए एसआईआर करी जाती है, जो बहुत घुस के जांच होती है, जो अभी तक भारत में काफी वर्षों से कहीं नहीं हुई थी, जो बिहार में हो रही है, जिससे शिकायत राहुल गांधी एंड टीम को है। आगे चलते हैं। So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. तो राहुल गांधी जी ने यह कहा कि हमें इस वोट चोरी का शक तब होना शुरू हुआ जब भारत के लोकतंत्र में जो पार्टी सत्ता में रहती है हमेशा से उसके खिलाफ वोट पड़ता आया है, एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ता आया है। हमें यहां से शक होना शुरू हुआ कि ये एंटी इनकम्बेंसी जो है ये भाजपा को क्यों नहीं अफेक्ट कर रही है। इस मारे हमें शक हुआ कि कहीं बेईमानी हो रही है। आगे चलिए। Incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. हाँ, तो साहब दूसरा शक राहुल गांधी को इस तरह से हुआ कि उन्होंने कहा कि यार एग्जिट पोल तो कुछ दिखाते हैं और नतीजे कुछ आ जाते हैं, इसका मतलब बेईमानी बीजेपी करवा रही है। उन्होंने हरियाणा और अलग अलग ये महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। अच्छा ये बताओ भाई, ये 2024 में ये एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे कि बीजेपी की किसान लोकसभा में कितनी सीटें आ रही हैं? मुझे तो याद है कोई 330 दिखा रहा था, कोई 340 दिखा रहा था, कोई 315 दिखा रहा था। एक रिजवान अहमद ऐसा था जो 285 से लेकर 295 के बीच में दिखा रहा था, पुराने लोगों को याद होगा। पर यहां पर मीडिया की बात करें, रिजवान अहमद की ना करें, और नतीजे में भैया जरा बताना ये बीजेपी की कितनी सीटें आई थी? 240 आई थी। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जब बताता है कि बीजेपी हार सकती है और बीजेपी बड़े लंबे मार्जिन से जीत जाती है, उससे हमें शक हुआ कि बेईमानी हो रही है। लेकिन जो मोदी जी के लिए करो या मरो का चुनाव था, माना जाए तो एक तरह से शायद आखिरी चुनाव था जिसे आमतौर पे लोग मानते हैं या जो ओपिनियन आ रहे थे, वहां पर बीजेपी को 330 दिखाई जा रही थी और आई 240, और जहां पर तुम्हें 40 दिखाई जा रही थी, तुम्हारी आई 99। तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वही है जहां बीजेपी को कुछ हारता हुआ दिखाया जा रहा है और बीजेपी जीत जाती है। आगे चलिए। And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. ओहो, ये इनकी इंटरनल पोलिंग से भी इनको पता चला कि ये गड़बड़ी हो रही है। जो इनकी इंटरनल पोलिंग बड़ी, जो इनकी सर्वे है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। उसी सर्वे ने इनको राहुल गांधी को बताया था 2008 में कि आप बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आगे चलिए। So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then of course the most fundamental thing that elections are choreographed. जी हाँ साहब, इन्होंने कहा कि बीजेपी जब चुनाव जीतती है तो उसका कोई ना कोई कारण बता दिया जाता है। कभी सिंदूर बता दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर, कभी पुलवामा बता दिया जाता है, कभी लाडली बहना बता दिया जाता है। अच्छा, इनको ये नहीं पता था कि कर्नाटका का चुनाव कौन कौन से वादों पर जीत के आए थे। इनको ये नहीं पता कि केजरीवाल कौन कौन से वादों पर दिल्ली के चुनाव जीतता आया है और अपने एक्सचेकर को लुटवाते आया है। लेकिन बीजेपी जब लाडली बहना पर चुनाव जीती
तब इनको शक हुआ कि भैया कहीं बहुत लंबी बेईमानी हो रही है। मतलब लॉजिक और तर्क समझ रहे हैं आप भाई साहब के क्या है। आगे चलिए। There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था। बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है। एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस। ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एंड व्हाई इज द कोरियोग्राफी? सडनली द हरियाणा एंड कर्नाटक इलेक्शंस आर repositioned, dates are changed. So this is what जनरल पब्लिक को सस्पिशन थी, हमें भी सस्पिशन थी। जी हाँ साहब, अब ये इन्होंने अपना आखिरी कारण बताया कि इनको शक कहां से हुआ। इन्होंने कहा पहले तो एक दिन में वोट पड़ जाता था, अब डेढ़ महीने तक वोट आगे खिसक रहा है, काउंटिंग आगे खिसक, यानी वोट पड़ने के जो चरण होते हैं वो करीबन 7-8 चरण में पूरे देश में वोट पड़ता है। इससे भी हमें शक हुआ। राहुल भैया को यह बता दूं कि पूरे देश में जो एक ही दिन में वोट पड़ जाता था वो आपकी दादी पढ़वाती थी। वो आपकी दादी इस मारे पढ़वाती थी कि जो अर्धसैनिक बल होते थे, सीआरपीएफ होता था, कहीं अगर बॉर्डर्स पर पोलिंग बूथ पर बीएसएफ लगाई जाती थी, या जो पुलिस होती थी, या इलेक्शन कमीशन के जो इंस्पेक्टर्स होते थे, सर्वेयर्स होते थे, वो पूरे देश में एक साथ इतनी फोर्सेस नहीं लग पाती थी राहुल गांधी। और उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में और बीहड़ के इलाकों में जो तुम्हारी दादी उस फोर्सेस की कमी की वजह से या इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों की कमी की वजह से और सीसीटीवी ना होने की वजह से, मोबाइल ना होने की वजह से, तो इलेक्शन कमीशन से कहीं 60 साल का डेटा ना मांग लेना, ऐसी की तैसी हो जाएगी पूरी कांग्रेस की और पूरी सरकार की। और उस टाइम जब काउंटिंग होती थी और 5 दिन में नतीजा आता था, 4 दिन में नतीजा आता था, मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी रात फिल्म्स दिखाई जाती थी, लोग पोलिंग काउंटिंग में सो जाते थे, और जो बेईमानियां होती थी, बेटा तुमने वो देखी नहीं है, शायद तुम पैदा तो उस टाइम हुए थे, लगभग तुम मेरी एज ग्रुप के हो, शायद मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, लेकिन उस टाइम की बातें तुम्हें पता नहीं होंगी जिस तरह मुझे पता है, तुम्हें किसी ने बताई नहीं होंगी। अगर बता देंगे तुम शर्म से डूब के मर जाओगे। आगे चलिए। Mr. Gandhi, you've been raising voter list manipulation first in Maharashtra, now in Karnataka. You've got figures also. I want to understand, where does electronic voting machines stand in the scheme of things? Are they also part of this? Look, हाँ, अब ये इनसे सवाल पूछा गया कि इन सारी बेईमानियों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आप क्या रोल मानते हैं, और क्या इस बेईमानी में उसका भी रोल है? सुनिए क्या मजेदार जवाब आया है। I'm not going to, rigging. See, I'm not going to go into conjecture. कंजेक्चर शब्द का मतलब समझे आप, कि मैं कोई भी चीज गेस नहीं करना चाहता जो मुझे पता नहीं है और जिसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। आज 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने यह मान लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो वो आरोप लगा रहा था वो पहले कंजेक्चर्स थे, तुक्के थे, गेस था, जिसका कोई भी सबूत इसके पास नहीं था। आज इस सवाल के जवाब देने में खुद ही उसने मान लिया कि पिछले 5 साल में भारत की जनता को गुमराह कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कंजेक्चर्स के, तुक्कों के आधार पर आरोपी बता रहा था। बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा जवाब। आगे चलिए। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। जी हां साथियों, क्लियर हो गया आज कि ईवीएम से अब इन्हें कोई शिकायत नहीं है। खुद बोल दिया है कि जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ना बैलेट पेपर से कुछ होगा और ना ईवीएम से कुछ होगा। यानी 5 साल से जो डिमांड चल रही थी कि ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर वापस लाओ, आज ऑफिशियली एक एटम बम फूटा है। वो डिमांड अब फाइनली राहुल गांधी की खत्म हो गई है। आगे चलिए। हमने मॉडल दिखाया है, मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हैं। हाँ, हमने इलेक्शन कमीशन का बेईमानी का एक आप लोगों को मॉडल दिखाया है। इसको जहां भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो।
महाराष्ट्र के विधानसभा में तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र में जो नरेंद्र मोदी जी का तीसरा और उस टाइम माना जा रहा था ये आखिरी चुनाव है, आर या पार की जीने और मरने की बात है, मोदी जी के पूरे आत्मसम्मान की बात है, राजनीतिक करियर की बात है, वहां पर इन्होंने महाराष्ट्र में ये मॉडल इस्तेमाल नहीं किया, यानी बेईमानी नहीं करी और इंडिया अलायंस वहां पर जीत गई। और उत्तर प्रदेश जहां पर एग्जिट पोल बता रहे थे कि लगभग 80 में से 65 या 70 सीट जीतकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आएगी, वहां पर भी इन्होंने उस मॉडल को इस्तेमाल नहीं किया और 300 सीटें जीतने के बजाय पता नहीं क्यों कि मोदी जी के मन में क्या आया, उन्होंने कहा भैया ऐसा है तीसरी सरकार में मुझको 240 ही जिता दो, मैं चाहता हूं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करूं और वो मुझे परेशान करें और मैं खुल के आखिरी अपने टर्म में बैटिंग ना कर पाऊं। ये समझा रहा है राहुल गांधी कि जहां ये चाहते हैं बेईमानी कर लेते हैं और जहां चाहते हैं नहीं करते हैं। आगे चलिए। तेजस्वी यादव ने एक आइडिया फ्लोट किया है कि भाई जब इसी तरह से चुनाव होना है, एसआईआर होना है, इस तरह से जो आप बता रहे हो एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर हैं, तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा और क्या अगला चुनाव आप लोग बायकॉट करने, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, उस बारे में भी थोड़ा बहुत विचार कर रहे हैं? और ये सरकार जो आज है इस वोट के जरिए पर, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज क्या एक्शन लेंगी, आने वाले समय में कैसे करेंगे, वो अलग बात है। हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, मैं इस पर कोई भी बात नहीं बोल रहा हूं। और जो सेट करके सवाल पूछने वाला था उसने सुना है क्या बोला? उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि अगर एसआईआर होना ही है और फर्जी वोटर हैं तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा। ये एसआईआर फर्जी वोटर को पकड़ने के लिए ही हो रहा है मेरे भाई। ये लोग कौन कौन सी बातें करते हैं भैया। आगे चलिए। कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता। पहले मेरे पास बेईमानी का 100% प्रूफ नहीं था, इस बारे में झिझक के बोलता था। अच्छा, 5 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो तुम गालियां दे रहे हो, वीपैट को जो गालियां दे रहे हो, वो तुम झिझक के दे रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि झिझकना इसको कहते हैं। आगे चलिए। लेकिन जिस तरीके से हम एसआईआर को देख रहे हैं बिहार में, क्या उससे भी जोड़कर आपको लगता है ये एक वोट चोरी का मामला है? अब इन्होंने सवाल पूछा कि जिस तरह से आप एसआईआर को देख रहे हैं बिहार में, भाई एसआईआर क्या है? जो एटम बम राहुल गांधी फोड़ रहा है उसका एंटीडोट है एसआईआर। आसान भाषा में समझ गया? जो बीमारी राहुल गांधी इस देश में बता रहा है, जो मुझे मेरे अब्बा ने तब बताती थी कि उम्र में मेरा पहला वोटर आई कार्ड बना था, जो बात इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है, कहता आया है, सबको पता है, वो उसका तोड़ क्या है? एसआईआर। अब एसआईआर पर जब सवाल पूछा गया तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। एसआईआर का इसलिए विरोध, देखिए एसआईआर का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे। यानी जो वोट चोरी का आरोप तुम लगा रहे हो, जो एसआईआर उसकी दवा है, उसके बारे में तुमसे जो सवाल पूछा गया, तुमने कहा नहीं नहीं उसका जवाब हम बिहार में देंगे, यहां पर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करिए आप मुझसे। आगे चलिए। वो बहुत जरूरी है, बट यहां मैं आपको आपका फोकस इस पे लाना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, तो ये था कुल मिलाकर सारे मेन मैंने अंश निकालकर आप लोगों को कंपाइल करके दिखा दिए। बहुत सारे इन्होंने फेक वोटर्स दिखाए कि एक आदमी यहां भी वोट डाल रहा है, यहां भी डाल रहा है, या डाल रहा है ये नहीं पता है, डाल रहा है ये नहीं पता है, एक आदमी का वोट यहां है, एक आदमी का वोट वहां है, उसी आदमी का वोट वहां है। तो अरे यार ये होता है, ये होता है। लखनऊ में आज अगर कोई गोमती नगर में किराए का मकान लेकर रह रहा है तो वहां उसका वोट बन जाएगा। उसके बाद वो यहां से शिफ्ट होकर अगर इंदिरा नगर गया है तो वहां पर फिर वोट बन जाएगा। और वो जब तक एप्लीकेशन नहीं देगा वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो सर्वे करने वाले आएंगे। ये देश में 70 साल से चल रहा है। वो उसका वो नाम लिख के ले जाएंगे और फिर वो इंदिरा नगर से अगर चौक जाएगा तो वहां पर भी उसका वोट हो जाएगा। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जहां पर 70 करोड़ वोट डल रहा हो, 80 करोड़ वोट डल रहा हो, दुनिया में इतनी बड़ी एक अर्थव्यवस्था ये व्यवस्था चल रही हो, वहां पर ऐसे केस होते हैं जिन केसों को वो बिहार में पकड़कर तुम्हें दे रहे हैं।
तब भी तुम्हें परेशानी हो रही है। इस एटम बम का कंक्लूजन यह होना चाहिए था राहुल गांधी कि तुम कहते ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, लोकतंत्र, एक हमारा लोकतंत्र का जो मंदिर है वो इलेक्शन कमीशन है, वहां पर इस गड़बड़ियों को रोकना चाहिए। हम बिहार के एसआईआर का समर्थन करते हैं और ये एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए। ये काम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कि पुराना जो हो गया, 70 साल में जो हो गया, आगे कोई गड़बड़ी ना हो। जहां आगे ठीक किया जा रहा है वहां तुम उसका विरोध कर रहे हो और कह रहे हो जब पीछे गड़बड़ी हुई थी उसको मुझे ठीक कर दें। क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है। और इलेक्शन कमीशन यही एटम बम 10 दिन पहले, 2 महीना पहले देश में फोड़ चुका है कि देश में वोटर रिपीट किए जा रहे हैं, मरे वोटरों के, जो लोग मर गए हैं उनके वोट पड़ रहे हैं, मल्टीपल जगह वोट पड़ रहे हैं और फेक वोट पड़ रहे हैं, फेक आधार कार्ड और फेक वोटर आई कार्ड के दम पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।